प्यारे बच्चों, आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखने वाले हैं वह है हमारा विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। टॉपिक है विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। हम यहां पर दो बातों पर चर्चा करेंगे। एक तो विभिन्न जो हमारे पास पदार्थ हैं उनकी प्रतिरोधकता किस रेंज में होती है, पहली बात। सेकंड, हम चर्चा करेंगे कि जो हम प्रतिरोध जिनकी हमने बात करी थी, प्रतिरोध तो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। और यदि हम इसी गुण को ध्यान में रखते हुए कुछ एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाएं जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए ही बनाया जाए, तो ऐसे हम कह सकते हैं यंत्र को, ऐसे उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक के, उसको कहा जाता है प्रतिरोधक। तो आज इन दोनों पर डिटेल में चर्चा हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो सेशन बहुत जबरदस्त होगा और हम कह सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। कई जगहों पर इससे रिलेटेड यानी कि कार्बन प्रतिरोधों से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से आप आज की क्लास देखिएगा। तो सबसे पहला आता है विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। अब शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हम शब्द में बात कर रहे हैं प्रतिरोधकता पे, तो यह है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को जिसको रेसिस्टिविटी कहा जाता है इंग्लिश में, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ध्यान रखिए, और रो को हमने ज्ञात किया था, एक फॉर्मूला आपको ध्यान हो, क्योंकि फॉर्मूला होता था R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए। ये हमारे पास क्या होता था, एक सूत्र होता था। तो इसी फॉर्मूले से हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं रो इज इक्वल टू, रो यहां पर रह गया, ए की आर में गुणा हो जाएगी, यानी कि R इंटू ए अपॉन हम कह सकते हैं L। ये हमारे पास किसका सूत्र आ गया, रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता का सूत्र आ गया। तो यहां से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधकता का जो रो का जो मात्रक है वो आप देखेंगे, आर का मात्रक होता है ओम, और ये क्षेत्रफल है ए, तो इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे है लंबाई, इसका मात्रक है मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर की एक घात कटेगी तो मात्रक आ गया ओम मीटर। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहली चर्चा हम इसी प्रतिरोधकता पर ही करेंगे। अब प्रतिरोधकता जब लिखा है विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, तो आप जानते हैं पदार्थों को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। तो पदार्थों के लिखते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण जब हमने करा था तो कई बार बता चुके हैं। पहले इसमें आते हैं हमारे चालक पदार्थ। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप जानते हैं, चालक पदार्थ की डेफिनेशन होती है कि वे पदार्थ जो अपने भीतर से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, ऐसे सभी पदार्थों को चालक पदार्थ कहते हैं। इनके जो सबसे अच्छे एग्जांपल हैं वो हमारी जितनी भी धातुएं हैं, मैक्सिमम अधिकतम धातुएं जो हैं वो क्या है, चालक पदार्थ ही होते हैं। तो ये तो आपको पहले से भी पता है। तो अब यहां पर क्या पता चलेगा, तो यदि प्रतिरोधकता के पदों में हम चालक पदार्थों को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता 10 की घात -8, अब यहां पर मात्रा क्या है, ओम मीटर से लेकर के 10 की घात -6 ओम मीटर के बीच में होती है। यानी कि इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, चालक पदार्थ हैं। ये धारा के मार्ग में ज्यादा अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। तो लिखते हैं वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिरोधकता 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर के बीच होती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जितने भी हमारी धातुएं हैं उनकी चालकता इसके बीच में है। अब देखिए, खुद ही समझिए, 10 की घात -8 एक बहुत ही हम कह सकते हैं
छोटी संख्या है। 10 की घात -8 से लेकर के 10 की घात -6, 10 की घात -8 और 10 की घात -6 में तुलना करें तो 10 की घात -8 ज्यादा छोटी संख्या है अपेक्षाकृत 10 की घात -6 से। तो आप जानते हैं सामान्यतः कम से अधिक ही लिखते हैं। जैसे कोई कहता है मैं 8 से 10 घंटे पढ़ता हूं, तो पहले वो 8 बोलेगा तब 10 बोलेगा। तो इस क्रम में हमने इसको लिखा 10 की घात -8 ओम मीटर से लेकर के कहां तक होती है, 10 की घात -10 ओम मीटर तक होती है। और एग्जाम्पल क्या है, सभी धातुएं। और इसमें भी यदि देखा जाए तो हमारी चांदी होगी, सिल्वर, एजी, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सारी की सारी हमारी क्या है, जो चालक पदार्थ है उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझे लग रहा है इतना समझ में आ गया होगा। अब सेकंड में हम चलते हैं और दूसरा हम समझते हैं इसका वर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं यह है चालक, दूसरा होता है अचालक पदार्थ। इसे कहा जाता है कंडक्टर, और इसे आप कह सकते हैं इंसुलेटर। ये हमारे क्या हो गए, कंडक्टर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंडक्टर मटेरियल, और ये हो गए इंसुलेटर मटेरियल। ये है। तो अचालक पदार्थ कौन से हुए, अचालक पदार्थ बिल्कुल हम कहेंगे कि यदि पहले की डेफिनेशन कहें तो वे सभी पदार्थ जो अपने भीतर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, ऐसे सभी पदार्थों को हम कहते हैं अचालक पदार्थ। बड़ी आसान सी चीज है। लेकिन यहां के डेफिनेशन में यदि हम कहें तो जो अचालक पदार्थ होती है, इनकी जो चालकता, हम कह सकते हैं जो रेसिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो चालक पदार्थों की लगभग 10 की घात 18 गुना होती है। 10 की घात 18 गुना। तो इस वाले में यदि 10 की घात 18 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको एक रेंज मिल जाएगी। तो हम लिखते हैं इन पदार्थों की चालकता या प्रतिरोधकता, देखें ये फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है, हाँ, इनकी प्रतिरोधकता, चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता की 10 की घात 18 गुना होती है। 10 की घात यह है 18। दोबारा से बना दें, 10 की घात 18 गुना होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 10 की घात 18 गुना है। चालकों की जो प्रतिरोधकता है उसकी 10 की घात 18 गुना है। इसका मतलब ये बहुत अधिक प्रतिरोध क्या करते हैं, लगाते हैं। किसके मार्ग में, धारा के मार्ग में। जब ज्यादा प्रतिरोध लगाएंगे तो धारा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। इसलिए हम कहते हैं ये सारे के सारे पदार्थ क्या होते हैं, अचालक होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम किसी को कहें कि भाई तू दीवार को धक्का मार के दूसरे पार निकल जा, लेकिन इतनी ताकत नहीं है व्यक्ति पे कि वो दीवार को फोड़ करके उसके दीवार के दूसरी तरफ निकल जाए। इसका मतलब वो जा ही नहीं सकता दूसरी तरफ। तो बिल्कुल वही बात अचालक पदार्थों में, ये इतना अधिक प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं धारा के मार्ग में कि हम कह सकते हैं आवेश दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए क्या होते हैं, ये विद्युत धारा को अपने भीतर से प्रवाहित होने नहीं देते। ये हमारे क्या होते हैं, अचालक पदार्थ होते हैं। अब हम कहें इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल में कहें, हम कहें रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, तो जितने भी ये हैं ये क्या है, सारे के सारे अचालक पदार्थ हैं। तो मुझे लगता है काफी आसान है। आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और कोई डाउट है तो लिखिए चैट सेक्शन में। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो हमने दो चीजों का पढ़ चुके हैं। एक हमारा था, हमने कहा चालक पदार्थों का, और दूसरा था अचालक पदार्थों का। अब तीसरी कैटेगरी जो पदार्थों की आती है उसे हम कहते हैं अर्धचालक। तो तीसरा हम जो कैटेगरी ले रहे हैं वो हमारे होते हैं अर्धचालक पदार्थ। देखिए अर्धचालकों की हम कह सकते हैं जो प्रतिरोधकता होती है वो वैरी करती है। और आप देखेंगे हम चालकों से भी ज्यादा अर्धचालकों का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में बहुत सी जगहों पर।
जो आपके कंप्यूटर्स जितने बनते हैं उनमें मैक्सिमम अर्धचालकों का ही पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसका रीजन यह है कि अर्धचालक सामान्य अवस्था में तो अपने भीतर से धारा को पास होने नहीं देते, धारा को आगे बढ़ने नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे हम उसके ऊपर हम कहें कि वो हमारे इस प्रकार से नियंत्रण में रहता है कि हम कुछ चीजों को परिवर्तित करें तो वह अपने भीतर से धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है। यानी कि हम उसके भीतर जो आवेश वाहक हैं उनकी संख्या को कुछ बाह्य कारकों की सहायता से क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही खास बात है अर्धचालकों की। तो हम लिखते हैं सामान्यतः शुद्ध अर्धचालकों की प्रतिरोधकता चालकों तथा अचालकों या कुचालकों, कुछ भी लिख सकते हैं, अचालकों के मध्य होती है किंतु सूक्ष्म मतलब थोड़ी सी सूक्ष्म अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है अर्थात प्रतिरोधकता घट जाती है। एक और इसमें खास बात होती है, इसकी खास बात एक ये भी होती है कि यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। यहां पर लिख लेते हैं, ताप बढ़ाने पर भी इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो अब बात आती है आखिर ये है कौन से पदार्थ, अर्धचालक से क्या मतलब है। तो देखिए, अर्धचालकों की श्रेणी में वे पदार्थ आते हैं जिसकी सबसे अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, आपने अष्टक नियम पढ़ा होगा। अष्टक नियम यह कहता है कि कोई भी हमारे पास तत्व है वह चाहता है कि उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब यदि उसके पास हम कहें जैसे सोडियम है तो अंतिम कक्षा में उसके केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चाहते हैं अपने भीतर से इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना और अपने निकटतम जो हम कहते हैं अक्रिय गैस का जो भी परमाणु होता है, या हम कहते हैं जो आइडियल गैस के परमाणु होते हैं, आइडियल तत्व होते हैं, उनमें रूपांतरित होना, उनमें परिवर्तित होने का प्रयास करते हैं। तो ये अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन देते हैं। दूसरी तरफ वे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी होने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जैसे क्लोरीन है, अंतिम कक्षा में केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि उसे अपना अष्टक पूरा करना है, अपने निकटतम हम कह सकते हैं अक्रिय गैस के जो परमाणु है उस जैसा बनना है, तो उसको अंतिम कक्षा में अपने 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो उसके लिए क्या करता है, वो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन ये अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब खुद सोचिए, 4 तो इनके पास है, अब न तो इनको बाहर से कोई 4 देने वाला है और न ये अपनी जल्दी से 4 देंगे। तो क्या होता है कि ये आपस में ही एक सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर लेते हैं और उसी में हम थोड़ी सी अशुद्धि मिला करके, इसकी पूरी डिटेल चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम ही है अर्धचालक युक्तियां, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको इतनी बात जानकारी होनी चाहिए। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल में लिखें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके अलावा कार्बन भी इसी श्रेणी में आ जाता है, इसकी भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, अर्धचालक है। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। तो यह तो हमने प्रतिरोधकता समझी, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। अब हम यहां पर समझेंगे कि प्रतिरोधकता तो क्या चीज थी। आपको एक बार फिर से बात याद दिलाऊं,
देखिए हमने स्टार्टिंग में ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा, इसमें खास बात क्या की, जो प्रतिरोध होता था वो चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करता था, चालक की मोटाई यानी कि एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता था, और चालक का जो एक नैसर्गिक गुण होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन जो ये होता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ये न्यूमेरिकली आपको दिख रहा है कि इन बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन यह वास्तव में इन पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि पदार्थ कौन सा है। हर पदार्थ का कुछ अलग ही नैसर्गिक गुण होते हैं, और ये वास्तव में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उसी विशिष्ट गुण को या उसके नैसर्गिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रो है न तो ये ए पर डिपेंड करता है न ये एल पर डिपेंड करता है, ए और एल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये एक पदार्थ का नैसर्गिक गुण है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, जैसे किसी पदार्थ का घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, तो वह पदार्थ के इतने से हिस्से की भी उतनी होगी, और बहुत बड़े पर्वत के बराबर उस पहाड़ को ले लोगे, उस पदार्थ को ले लोगे, तो उसकी भी घनत्व उतना ही होगा, डेंसिटी। तो ये जैसे डेंसिटी घनत्व किसी पदार्थ का नैसर्गिक गुण है, वैसे ये भी नैसर्गिक गुण है। नैसर्गिक मतलब एक प्राकृतिक गुण, एक नेचुरल सी हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अभी जो हमने चर्चा करी वो पूरी चर्चा किसके ऊपर करी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के ऊपर करी। अब हम यहां से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब हम आ रहे हैं कि आखिर हम जो परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ यूज करते हैं, उसमें हम बहुत सी जगह पर धारा के मान को घटाने का प्रयास करते हैं। आपने कभी यदि कंप्यूटर देखा हो तो कंप्यूटर में जो सीपीयू का सेक्शन होता है, उस सीपीयू के सेक्शन को निकाल के देखिएगा, उसमें सबसे पीछे जहां से आपकी पावर्स आती है वहां पर एक डब्बा सा बना हुआ होता है, और उस डब्बे को कहते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस का मेन काम क्या होता है? एसएमपीएस का काम होता है कि वहां से छोटी छोटी वायर्स निकलती हैं जो कि करंट को बोर्ड के, जो हमारा मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का, उसके डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई देती है, करंट की या इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की। अब बीच बीच में हम क्या करते हैं, आप यदि देखेंगे पुराने सर्किट देखेंगे तो उसमें आपको इस तरीके के दिखाई देंगे, इस तरीके के चित्र दिखाई देंगे, ऐसे ये दिखाई देंगे। इसमें एक तार इधर की ओर निकला हुआ रहता था और एक तार हम कह सकते हैं इधर की ओर निकला हुआ रहता था, और इसको नाम हम देते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्या चीज हुई? प्रतिरोधक एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, और इसका गुण ही है इसका प्रतिरोध। ये कितनी क्षमता का है, कितनी पावर का है, वह हम इसको आंकिक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधक के बारे में। तो अब हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोधक, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टर्स कहा जाता है। रेजिस्टर्स, प्रतिरोधक। तो परिभाषा लिखना चाहें तो वे पदार्थ, वे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे की जगह लिखते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसको बनाने का उद्देश्य ही धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना होता है, अवरोध उत्पन्न करना होता है, प्रतिरोधक कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है। तो हम कहते हैं कि जो भी कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो धारा के मार्ग में अवरोध डाल दे, धारा को इधर से मान लो 100 धारा जा रही है, पूरी 100 न जाने दे दूसरी तरफ, वो घटा दे, उसे 100 की 80 कर दे, 100 की 70 कर दे, 100 की 60 कर दे, 100 की 40 कर दे, तो हम कहेंगे कि वही उपकरण, हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वह प्रतिरोधक कहलाएगा। और इसके अंदर जो गुण है जिसके कारण ये क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, इस प्रतिरोधक के उस गुण को हम नाम क्या दे देते हैं? हम नाम देते हैं प्रतिरोध।
उस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधक का गुण क्या होता है? प्रतिरोध उत्पन्न करना। तो ये क्लियर है। अब ये प्रतिरोधक सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स में दो टाइप्स के बनाए जाते हैं। पहला हम कहें तार से बनाया गया और सेकंड हमारा होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन प्रतिरोधक। तो ये दो प्रकार से हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में इनका निर्माण होता है। एक हमारा तार से बनाया गया प्रतिरोधक और दूसरा है कार्बन के द्वारा बनाया गया प्रतिरोधक। तो अब हम इन दोनों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें तब तक आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। हमने कहा प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार का जो प्रतिरोध है उसे हम कहते हैं, जिसको हमने कहा था तार से निर्मित प्रतिरोधक। अब तार से निर्मित प्रतिरोधक क्या होता है? आपने कभी अपने लैब में यदि कोई एक्सपेरिमेंट करें तो आप देखेंगे वहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मीटर ब्रिज होता है। तो मीटर ब्रिज में एक मीटर की पूरी वायर होती है और वो वायर जिस पदार्थ की बनी होती है वो या तो हम कह सकते हैं नाइक्रोम की होती है, नाइक्रोम, या मैग्नीन की होती है, मैग्नीन, या कॉन्स्टेंटाइन की होती है, कॉन्स्टेंटाइन की होती है, या आप कह सकते हैं मिश्र धातु की होती है, मिश्र धातु। ये जितने भी पदार्थ हैं, चाहे नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन, ये सारे के सारे मिश्र धातु हैं। अब इनकी खास बात क्या होती है? क्योंकि इन्हीं के द्वारा तार से निर्मित प्रतिरोधकों का निर्माण होता है। कैसे होता है? आप सीधे क्या करते हैं, एक तार को लीजिए, इनमें से किसी भी पदार्थ के तार को लीजिए मिश्र धातु का जो है, और उसके फेरे लगाते चले जाइए इस प्रकार से गोल गोल स्पाइरल। तो उससे क्या करते हैं? एक प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। आपने घर जो लैब होती है उसमें रियोस्टेट देखा होगा, प्रतिरोधक एक हम कह सकते हैं काले ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर पतले से तार के फेरे लगे हुए होते हैं, ऊपर की ओर एक हैंडल होता है, ऐसे ऐसे आगे पीछे घुमा घुमा करके हम क्या करते हैं? प्रतिरोध परिपथ में बदलते हैं। तो अभी हो सकता है कोरोना हो, आपने देखा ना हो, आप जाइएगा तो वहां देखिएगा जरूर, उसे प्रतिरोधक कहते हैं। तो ये हमारा नाइक्रोन, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन या मिश्र धातुएं, इनके द्वारा ये तार से निर्मित प्रतिरोधकों का निर्माण होता है। मिश्र धातुओं द्वारा इन प्रतिरोधकों का निर्माण किया जाता है, अब बात आती है आखिर इन्हीं धातुओं की बात क्यों कर रहे हैं भाई? हम तो कॉपर भी ले सकते हैं, हम एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, हम प्लास्टिक भी ले सकते हैं, हम रबड़ भी ले सकते हैं, उनके द्वारा क्यों नहीं किया जाता? तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो यदि हम कॉपर की बात करें या धातुओं की बात करें, देखिए क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है? प्रतिरोध बढ़ाना है, प्रतिरोध को बहुत ज्यादा नहीं कर देना। क्योंकि धारा यदि एक तरफ से आई और दूसरी तरफ बिल्कुल जीरो हो गई तो आपका सर्किट वो किसी काम का नहीं है। तो आपको ऐसा प्रतिरोधक या ऐसे पदार्थ का चयन करना पड़ेगा जो धारा को आपकी इच्छानुसार क्या कर दे? कम कर दे, एकदम जीरो ना करे। तो हम जो हमारे पास अचालक पदार्थ है उनका इस्तेमाल तो कर नहीं सकते प्रतिरोधक बनाने में। अब समझिए चालकों का क्यों नहीं करते? चालकों का इसलिए नहीं किया जाता कंडक्टर्स का यूज, क्योंकि कंडक्टर्स में एक बहुत बड़ा एक ये हम कह सकते हैं, इसके हिसाब से देखें तो एक ड्रॉबैक है कि ताप के साथ हम कह सकते हैं वह अपनी चालकता को बदलते चले जाते हैं। यानी कि ताप यदि बढ़ाओगे तो धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वह बढ़ती है और उनकी चालकता घट जाती है। इसलिए जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता तार से निर्मित प्रतिरोधक बनाने में। मेरी बात समझ रहे होंगे? तो इनके अंदर क्या खास बात है? इनकी खास बात क्या है कि यदि ताप बढ़ाया जाए तो इन मिश्र धातुओं से बने हुए जो पदार्थ हैं इनकी प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती। तो हम कहते हैं इन मिश्र धातुओं
की विशेषता यह है कि ताप परिवर्तित होने पर इनकी प्रतिरोधकता या इनकी प्रतिरोधकता नहीं बदलती, प्रतिरोधकता नहीं बदलती इनकी, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके द्वारा जो हम प्रतिरोधक का निर्माण करते हैं उनकी रेंज क्या होती है? प्रतिरोधकों की हम कह सकते हैं परास, ये होती है लगभग, आप समझ सकते हैं 0.1 से लगभग नियर अबाउट 100 या 150 या 500 या 900 से 900 या कुछ सौ तक बनाए जाते हैं। ये इनकी क्या होती है? परास होती है, इस तरीके से। अब सेकंड बात कहें, जो हमारे कार्बन प्रतिरोध होते हैं उनकी क्या खास बात होती है? क्योंकि ये ज्यादा बड़े मान के नहीं बनते हैं, ये प्रतिरोध हैं, इनकी जो हम कह सकते हैं प्रतिरोधक, तो हम क्या कहते हैं, वे पदार्थ हैं, जैसे वो युक्तियां हैं जो प्रतिरोध का गुण उत्पन्न करती हैं। और इनकी ये जो मैंने बताई 0.1 ओम से 900 या कुछ ओम तक क्या बनाते हैं, इसकी रेंज में ये बनते हैं। अब सेकंड की बात समझिए, तो इसकी पूरी बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? ये मिश्र धातुओं की बनती हैं। मिश्र धातुओं की क्यों बनती हैं? क्योंकि ताप के साथ इनकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध नहीं बदलता है। तीसरी बात, इनकी जो प्रतिरोधकों की जो परास होती है, यानी कि प्रतिरोध का जो गुण होता है, वो 1 से कुछ कम ओम से लेकर के कुछ 100 तक ये होता है, आप 900 तक मान सकते हैं। अब हम दूसरे समझते हैं कार्बन प्रतिरोध। सेकंड हमारा आता है कार्बन प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं? यह कार्बन के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इनके निर्माण में कार्बन का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोधक लिख लेते हैं। इनके निर्माण में कार्बन का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है भाई, कार्बन का उपयोग किया जा रहा है। अब क्यों करा जा रहा है कार्बन का उपयोग? क्योंकि ये फिर भी कम परास के मिलते हैं। अगर आपको काफी बड़े परास के, काफी ज्यादा हम कह सकते हैं मान के प्रतिरोधक बनाने हैं, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, आप कार्बन के प्रतिरोधक ही बना सकते हैं, क्योंकि इनका मान ज्यादा बड़ा नहीं होता, ज्यादा बड़ी परास के नहीं होते इनकी। तो हम कहते हैं यह इनके द्वारा या इसके द्वारा उच्च मान के प्रतिरोधक बनाए जा सकते हैं 10 की घात 3, 10 की घात 9, 10 की घात 8, इस रेंज तक के आप प्रतिरोधों का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस कार्बन के जो प्रतिरोध होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, जो उनका मान होता है प्रतिरोध का गुण ओम में, वो काफी ज्यादा तक हो सकता है। तो ऊंचे मान के प्रतिरोध इसके बनाए जाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद कार्बन प्रतिरोध पर ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड एक प्रश्न आता है कि आपको कलर कोडिंग दे दी जाएगी, फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसके मान कैसे होते हैं। सामान्यतः होता क्या है कि जब हम कार्बन प्रतिरोध बनाते हैं तो कार्बन प्रतिरोधों का कोई इंडस्ट्री में, यानी कि जब कमर्शलाइजेशन इसका होता है, कोई फैक्ट्री प्रतिरोधों का निर्माण करती है, तो हर प्रतिरोध के ऊपर वैल्यूज नहीं लिखती कि ये 10 ओम का है, ये 15 ओम का है, ये 20 ओम का है, या ये 10,000 ओम का है, ऐसे कुछ नहीं लिखती। तो उसके ऊपर क्या आती है? कलर कोडिंग। तो उसी का हम यहां पर क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। सामान्यतः जो प्रतिरोध बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ये।
और इसके ऊपर क्या होती है, कलर कोडिंग होती है। ये हमारी 3 पट्टियां, हम कह सकते हैं पहली पट्टी, फिर एक में दूसरी पट्टी, फिर हम कह सकते हैं एक तीसरी पट्टी। 3 पट्टियां तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ये एक चौथी पट्टी भी होती है, ये हमारी होती 4 पट्टियां, जिनमें से ये 3 पट्टियां तो आवश्यक है। ये क्या है, आवश्यक। और ये जो चौथी पट्टी है, ये वाली पट्टी, ये हमारे पास ऑप्शनल है। ये हो भी सकती है चौथी पट्टी और नहीं भी हो सकती। और यह हमने क्या बना दिया, यहां पर कार्बन प्रतिरोध बना दिया। ये हमारा कार्बन प्रतिरोध इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इनकी वैल्यूज को ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर जो अलग अलग रंगों की जो पट्टियां होती हैं, उन पट्टियों की कोडिंग को आपको समझना पड़ेगा। और वही कोडिंग को अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है आसान है। और ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इससे बड़ा डिटेलिंग वाला प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा प्रश्न, कि कार्बन प्रतिरोधों से आप क्या समझते हैं। कार्बन प्रतिरोधों के कलर कोडिंग को डिटेल में समझाइए और उदाहरण की सहायता से समझाइए। ये तो आता है बड़ा प्रश्न। और कभी कभी आपको सीधे एक कार्बन प्रतिरोध दिया, उसके रंग बता दिए कि पहली पट्टी इस रंग की, दूसरी पट्टी इस रंग की, तीसरी पट्टी इस रंग की, चौथी पट्टी इस रंग की है, इसकी वैल्यू बताइए। तो ये दोनों प्रश्न आपके आते हैं, एक छोटे में भी आता है और बड़े में भी आता है। तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चेतन स्वरूप मिश्रा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिख करके अपना रिवाइज कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कोई, सर इन पट्टियों का मतलब क्या है, हिमांशु कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल हिमांशु, इन पट्टियों का अर्थ यह है कि जैसे आप कोई चीज बाजार में लेने जाते हो, कोई भी आप मान लो शर्ट लेने जाते हो, तो आप शर्ट का एक साइज दुकानदार को बताते हो, या दुकानदार आपकी बॉडी देख करके आपको सजेस्ट कर देता है कि आप पे 40 नंबर की शर्ट आएगी, 42 की आएगी, 36 की आएगी या 46 की आएगी। तो वो जो नंबर है, वो नंबर क्या करता है कि शर्ट के साइज को बताता है। ठीक इसी प्रकार से ये कार्बन प्रतिरोधों में नंबर के रूप में इनकी वैल्यूज नहीं लिखी रहती कि इस पूरे कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा ओम में, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, तो वो ओम में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी जाती इसमें, तो केवल कलर कोडिंग बनाई जाती है। उसी कलर कोडिंग को देख करके आपको डिकोड करके ये देखना होता है कि यह किस वैल्यू का प्रतिरोध है। इसीलिए इसको कहा जाता है कार्बन प्रतिरोधों का रंग संकेतन। उसी को अब हम समझने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। किसी का कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा डाउट है। कुछ तो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। विवेक कुमार कुछ और ही आनंद ले रहे हैं यहां पर। कुछ ये कह रहे हैं सर ये क्या, ये पूल में है, अब मुझे इनका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। रंग संकेतन हम बताते हैं। तो फिर चलते हैं आगे। अब हमारा जो अगला है कार्बन प्रतिरोधों का रंग संकेतन, अगला टॉपिक है हमारा कार्बन प्रतिरोधों का, कार्बन प्रतिरोधों का रंग संकेतन का रंग संकेतन। संकेतन इंग्लिश में इसे कहा जाता है कलर कोडिंग, कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो मैंने अभी आपको बात समझाई कि कार्बन में, कार्बन के जो प्रतिरोध बनते हैं, हमने कहा वो इस प्रकार से होते हैं। ऐसा मैंने भी आपको बताया। ये इधर से इसके कनेक्शन वायर निकले हुए होते हैं और बीच में मैंने आपको बताई पट्टियां बता दी। तो यहां चलिए हम पट्टियां बना लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले कलर चूज कर लें। हम ले लेते हैं, एक रेड ले लेते हैं और दूसरा ये वाला ले लेते हैं
इसको ले लेते हैं ग्रीन ले लेते हैं। चलिए, तो दो पट्टियां हम बना लेते हैं। सबसे पहला हमने एक पट्टी बना ली, ये हमारी पहली पट्टी हो गई। ये दूसरी पट्टी बना दी। अब दो की और बना लेते हैं। चलिए, तो पहला ये ले लिया, ये हम ले लेते हैं एक ये ले लेते हैं, ये ऑरेंज ले लेते हैं, और सेकंड में हम ले लेते हैं, अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमने ले लिया। अगली ले लेते हैं हम, ऑरेंज की ले लेते हैं। ये पट्टी का रंग क्या है? ऑरेंज। और चलिए एक और लास्ट में ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, ये लास्ट में ये ले लिया, ये हमारी सुनहरी पट्टी है। ये हमने एक प्रतिरोध बना दिया जिसके ऊपर 4 कलर है। पहला कलर, कलर्स के नाम लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये जो रंग है ये है हमारा हरा, हरा रंग। दूसरा रंग ये वाला, ये हम कह सकते हैं ये वाला है हमारा लाल रंग। तीसरा जो ये वाला है, ये हमारा रंग है जिसको हम कहेंगे ऑरेंज, नारंगी, नारंगी। और ये जो चौथा रंग है ये वाला, इसको हम कहते हैं ये है सुनहरा, सुनहरा, गोल्ड जैसे होता है ना येलो कलर का, ये वो है। तो हमने ये 4 कोडिंग आपके सामने रख दी, एक प्रतिरोध पे 4 कलर की पट्टियां बना दी। अब हम समझेंगे कि ये आखिर इनको नंबर में कैसे चेंज करें। तो नंबर में चेंज करने का देखिए तरीका क्या है कि पहले 2 रंग जो होते हैं, पहले जो 2 रंग होते हैं कार्बन प्रतिरोधों में, ध्यान रखिएगा, कार्बन प्रतिरोधों में, रोधकों में, इसको मिटा ही दें, प्रतिरोधकों में पहले 2 रंग, पहला है पहले 2 रंग की पट्टियां क्या प्रदर्शित करती है? जो कार्बन का जो मान है उसके 2 सार्थक अंक। कार्बन के, मैं कह सकता हूं कि प्रतिरोध के मान के पहले 2 सार्थक अंक, पहले 2 सार्थक अंक। तो पहले जो 2 रंग की पट्टियां होंगी ये सार्थक अंकों को बताएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा समझिए, तीसरी पट्टी, तीसरी रंग की पट्टी, तीसरे रंग की पट्टी क्या बताती है? यह हमें बताती है 10 की घात के, हम कह सकते हैं मान को, 10 की घात के अंक को, या आप गुणक भी कह सकते हैं, गुणांक को बताती है। और जो तीसरा हम कह सकते हैं, तीसरी चीज जो है, ये जो चौथी पट्टी है ये हमारी पहली पट्टी हो गई। देखिए ये वाली हमारी होगी पहली, यहां से बनाते हैं पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये वाली होगी चौथी। तो तीसरी है चौथे रंग की पट्टी, चौथे रंग की पट्टी क्या बताती है? ये बताती है सहनशीलता को, यानी कि टॉलरेंस पावर को, या ये बताती है कि इसमें कितनी त्रुटि की संभावना है। ये बताती है त्रुटि परिसर या सहनशीलता, सहनशीलता, इन बातों को ये बताती है। तो मुझे लग रहा है ये हमने चीजें आपके सामने लिख दी, लेकिन अभी आपको, मुझे समझ रहा हूं कि अभी आपको ये बात पूरी समझ में नहीं आएगी, प्रैक्टिकली बात समझ में आएगी। अब हमने कहा कि पहले 2 रंग की पट्टियां प्रतिरोध के मान पहले 2 सार्थक अंक बताती है। देखिए अंक, अब अंक कितने से कितने तक होते हैं? अंक तो आप जानते हैं पूरे 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं हमारे पास। तो इसका अर्थ है कि हर अंक के लिए अलग अलग रंग होना चाहिए, बिल्कुल होता है। तो वही रंग संकेतन अब आपने समझना है। तो कैसे समझेंगे ये देखिए, हमने सबसे पहले यहां पर लिख लिया, हम कह सकते हैं ये हो गया अंक, या आप कह सकते हैं रंग ले लें।
लेकिन यहां जगह प्यारे बच्चों थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। अब क्या करा जाए, चलिए यहीं पर लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अंक, और फिर उसके बाद यहां पे लिख लेते हैं रंग संकेतन। संकेतन, तो सबसे पहले अंक को समझेंगे, फिर रंग संकेतन को समझेंगे। तो अंक कौन कौन से हैं? पहला हो गया 0, दूसरा हो गया 1, तीसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमने 9 नंबर लिख लिए। थोड़ा पास पास कर देते हैं, नीचे की चीजें भी आ जाएगी। तो पहला हमने कहा 0, दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास 10 अंक हो गए। अब इन अंकों के लिए एक विशेष रंग होगा। कौन सा रंग होगा, ध्यान रखिएगा। इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। इसको लिखा जाता है सबसे पहले B, फिर दूसरा लिखा जाता है B, फिर तीसरे में लिखा जाएगा ROY, फिर आएगा G, फिर B, फिर V, फिर G, फिर आएगा W। ये इनके साथ अंक आएंगे। अब आप कह रहे होंगे सर हमें कैसे याद होगा? तो देखिए, इसको याद करने का एक तरीका है। इसको पढ़ा जाता है B रॉय। तो क्या बोलेंगे? B, और इसको एक साथ बोलना है B रॉय, और फिर बीच में अपनी तरफ से लिखेंगे ऑफ, B रॉय ऑफ। फिर ये होता है ग्रेट, इसको लिखा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। फिर इसके बीच में आता है हैज, फिर लिखा जाता है वेरी, फिर लिखा जाता है गुड, यहां आ जाता है वाइफ। तो याद करने का तरीका अब क्या बताया मैंने? B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये एक हम कह सकते हैं एक टर्म हो गई, एक लाइन होगी। यदि आप इसको याद कर लें तो इनमें मेन जो वर्ड है वो इस तरीके से सामने आपके रखे जाएंगे। तो मुझे लग रहा है इतना तो आपको याद हो ही जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग लाइन है, बच्चे जल्दी से याद कर लेते हैं। तो अब ये यदि आपको याद हो जाए तो अब यहां से आपने समझना है कि किस वर्ड का, किस अल्फाबेट का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले आया बी, इसको कहता है ब्लैक यानी कि काला। पहला हो गया काला। दूसरा बी, इसको कहता है ब्राउन, ये हो गया भूरा। तीसरा हो गया आर यानी कि रेड, ये हो गया लाल। चौथा हो गया ओ यानी कि ऑरेंज, इसे कहेंगे नारंगी। मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ गया वाई यानी कि येलो, इसे कहेंगे पीला। फिर जी, इसको कहेंगे हरा यानी कि क्या आ जाएगा? ग्रीन। फिर ब्रिटेन में फिर से बी आ गया। 2 बी तो हमने पहले कर लिए। ये हमारा होगा ब्लू, यहां पे लिखेंगे ब्लू, और इसका मान क्या आ जाएगा? ब्लू यानी कि नीला। फिर भी इसे कहते हैं वायलेट, इसका अर्थ होता है बैंगनी। फिर जी, ये वाला जी जो होता है ग्रे कलर, जो हम जिसे आप कहते हैं स्लेटी रंग, वो आता है ग्रे यानी कि आप कहेंगे स्लेटी। और इसे बहुत सी जगह भूसर भी कहा जाता है या ग्रे से भी कहा जाता है। तो कुछ भी आपको समझना है बस। और डब्लू क्या हो गया? ये लास्ट में आ गया व्हाइट, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सफेद। तो ये मुझे लगता है कलर कोडिंग है जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। बस सीधे याद करना है, तरीका वही है। B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो B रॉय ऑफ को छोड़ दीजिए, केवल ये सेंटेंस मिलाने के लिए है। ग्रेट ब्रिटेन का पहला वर्ड हैज वेरी गुड वाइफ। काफी आसान है प्यारे बच्चे। अब ये तो हमारी कलर कोडिंग होगी। इसके अलावा 3 कलर हम और यूज कर सकते हैं। पहला, यहां पर हम थोड़ा सा इसको करेंगे ब्रेक। इसके अलावा हमारा होता है, एक आता है सबसे पहले सुनहरा,
एक हमारे पास होता है चांदी का रंग, जिसे हम कहते हैं सिल्वर कलर। ये होता है गोल्डन, इसको कहेंगे गोल्डन। ये होता है सिल्वर। और तीसरा हमारा होता है नो कलर, यानी कि वर्ण विहीन। इंग्लिश में लिखेंगे इसे नो कलर। अब यदि कहीं पर गोल्डन है तो इसका अर्थ है इसमें लिखना है 5%। चांदी का रंग है सिल्वर तो ये होगा 10%। और यदि कोई रंग नहीं है तो ये होगा 20%। ध्यान रखिए, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। है तो आसान। नीचे की 3 चीजें याद रखनी। गोल्ड सबसे महंगा होता है 5%, चांदी उससे कम होता है तो 10%, और यदि कुछ भी नहीं है तो 20%। बस इतना ध्यान रखना। तो अब हम इतनी चीजों को समझ गए हैं, अब इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, अब आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका पहला कलर कौन सा है। पहला कलर क्या है? हरा। अब देखिए यहां टेबल पे जाइए और देखिए हरा रंग कहां पर है। ये है हरा रंग। हरा यानी कि ग्रीन। ये ग्रीन कलर है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ये ग्रीन है। और इसका अंक क्या है आगे का? इसका अंक आगे का है 5। तो सबसे पहले हरे में क्या लिख लूंगा मैं? 5। ये 5 हो गया। दूसरा रंग क्या है? लाल। तो देखिए यहां पर लाल कहां पर है? ये यहां पर है लाल। तो लाल ये है और इसका अंक कितना है? 2। तो लाल के नीचे क्या लिख लूंगा? 2। तीसरा आ गया नारंगी। तो नारंगी कलर कौन सा होता है? ऑरेंज कलर। ये हमारे पास नारंगी रंग है और इसका अंक कितना है? इसका अंक है 3। तो नारंगी के नीचे हमने क्या लिख लिया? 3। और चौथी पट्टी यहां पर है सुनहरी या सुनहरा। सुनहरी लिख लेते हैं इसको। और सुनहरी पट्टी या सुनहरा पट्टा जो है, जो लाइन है, वो प्रदर्शित करती है 5% को। तो इसके आगे मैं क्या लिख लेता हूं? यहां पर लिख लिया मैंने 5%। ये कलर कोडिंग को मैंने अंकों में बदल दिया, रंगों को अंकों में बदल दिया। अब मान निकालना चुटकियों का काम है। अब चलते हैं सबसे पहले नियम पर। कार्बन प्रतिरोधों में पहले 2 रंग की पट्टियां प्रतिरोधों के मान के पहले 2 सार्थक अंक बताती है। तो पहले 2 मान कौन से आगे? 5 और 2। तो सीधे यहां लिख लेंगे 52, यानी कि 52। पहला काम हो गया। तीसरे रंग की या तीसरी रंग की पट्टी 10 की घात के अंक को बताती है। 10 की घात के अंक को, तो इसी के आगे मल्टीप्लाई करना है, साथ में लिखना है 10। और तीसरा रंग कौन सा है? नारंगी। तो ये नारंगी यहां पर आ जाएगा, इसकी घात क्या हो गई? 3। तो ये पहले 3 रंग हमने पूरे कर लिए। पहला ये 5 और 2 मिलकर के कहां आ गए? यहां पर आ गए। और ये जो 3 वाला था, ये वाला अंक कहां गया? 10 की घात के ऊपर आ गया। अब हमारे को चाहिए ये सुनहरी वाला हिसाब। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसको लिखते हैं इसी के आगे प्लस और साथ में माइनस और साथ में लिखेंगे 5%। यानी कि ये इसकी त्रुटि सीमा हो सकती है कि इसको बनाते समय जो इसका प्रतिरोध का मान है वो 5% ज्यादा भी हो सकता है, वो 5% कम भी हो सकता है। साथ ही यह इसकी सहनशीलता को, टॉलरेंस पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक काफी आसान तरीका है। यदि आपको ये टेबल याद है, ये नियम याद है, तो आसानी से आप कलर कोडिंग कर सकते हैं। तो यदि कोई ऐसा प्रतिरोध है जिसमें इस कलर की पट्टियां हैं, तो आप इसको बताएंगे, इसका जो मान होगा वो होगा 52 मल्टीप्लाइड 10⁻³ इतने ओम होगा, प्लस माइनस 5%। इसको साथ में ओम भी लिख लेंगे। इतना मान किस में आ जाएगा? ओम में। और इस ओम में आपने 5% का ऊपर नीचे हो सकता है, ये सुनहरी पट्टी बता रही है। तो काफी आसान है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। यदि कहीं पर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? 1 2 3 4। बहुत बढ़िया। बीएमजी गेमिंग लिख रहे हैं, बीबी राव ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाई। बहुत बढ़िया। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर कलर कोडिंग याद करना जरूरी है। 100% जरूरी है। एग्जाम में नहीं देंगे आपको, ये टेबल नहीं मिलने वाली।
वहां पर आपको ये इस तरीके से कलर कोडिंग मिलेगी, या तो ये मिलेगा तो आपको ये बनाना पड़ेगा, या फिर आपको ये नंबर दिया हुआ होगा, आपको कलर कोडिंग बतानी पड़ेगी। दोनों ही स्थितियों में आपको टेबल पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। अब हिमांशु कह रहे हैं सर जो आपने कलर बनाए हैं क्या इसी रंग की पट्टियां हो सकती है? नहीं बच्चों, इनमें से कोई भी कलर हो सकता है, किसी भी रंग की पट्टी कहीं पर भी हो सकती है। आप ये मत समझिए जो मैंने बनाई है केवल यही होगी, इससे तो केवल एक ही टाइप का प्रतिरोध बनेगा। ये तो मैंने अपनी मर्जी से बनाई है ना, आप भी अपनी मर्जी से एक प्रतिरोध बनाइए, उसमें थोड़ा सोचते रहिए कि चलो पहली बैंगनी रंग की पट्टी डाल देता हूं, फिर सोचिए चलो पीले रंग की पट्टी डाल देता हूं, फिर सोचिए कि चलो मैं हरे रंग की पट्टी डाल देता हूं, एक मैंने कहा सफेद रंग की पट्टी डाल देता हूं। ऐसे करके कोई भी पट्टियां बनाइए और उनको इस टेबल की हेल्प से क्या करिए, नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर ऐसा नंबर लीजिए उसकी सहायता से क्या कर लीजिए, हम कह सकते हैं उसको कलर कोडिंग तैयार कीजिए। तो दोनों काम हो सकते हैं। सर 4 अंक की पट्टी की डिटेल में बताइए। 4 अंक की? अरे बच्चों यदि आप पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो ये चारों चीज की पूरी डिटेलिंग तो है, इससे ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी कहीं। आपको बताया है लिख के, पहली 2 रंग की पट्टियां, प्रतिरोध के 2 सार्थक मान, यहां बता दिया कि पहले रंग की पट्टी थी हरी, दूसरी थी लाल, तो हरी का अंक था 5, लाल का था 2, तो 2 सार्थक अंक क्या हो गए 52, दोनों को जोड़ दो, एक साथ लिखा है मैंने 52। तीसरे रंग की पट्टी 10 की घात के अंक को बताएगी, तो सीधे मल्टीप्लाई 10 की घात। तीसरे रंग की पट्टी क्या है, नारंगी, मान क्या है 3, तो 10 की घात मैंने 3 लिख लिया। अब ये पूरा मान किसका हो गया, ओम में हो गया प्रतिरोध का मान। इस प्रतिरोधक का जो वैल्यू होगी, गुण होगा प्रतिरोध, उसका मान इतना ओम होगा। और सुनहरी पट्टी ये बता रही है कि इसमें जो टॉलरेंस पावर है या इसकी जो त्रुटि सीमा है वो 5% तक है। ये मान आपको इतना ही बताना होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब एक बच्चा कह रहा है सर कौन सी साइड से देखेंगे? अरे बच्चों कौन सी साइड से देखेंगे का क्या मतलब है, ये जो चौथी वाली आपकी पट्टी होगी, ये जो हमारी लास्ट वाली पट्टी होगी गोल्डन कलर की, ये गोल्डन होगी, सिल्वर होगी या नो कलर होगी? बिल्कुल उसी तरीके से देखेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। आगे और कोई डाउट? हाँ, एग्जाम के लिए एक एग्जांपल शायद कोई बच्चा कह रहा है सर और दीजिए, तो ठीक है एक एग्जांपल हम और दे देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, अगला लेते हैं। अब की बार थोड़ा रिवर्स काम करते हैं, हम नंबर लेते हैं कोई भी। मान लो आपने कोई कलर कोडिंग बनानी है, उसको मैं लिख सकता हूं 8 3 0 0 0, एक 0 और ले ले, आप कहो एक 0 और ले ले, इतने क्या लिख लिया मैंने कहा, इतने ओम का बनाना है मुझे। मैंने कहा इतने ओम का प्रतिरोध की कलर कोडिंग बतानी है, और साथ में मैं कहूं कि उसकी जो त्रुटि सीमा है, क्या लिखी, सहनशीलता, सहनशीलता, या हम कह सकते हैं त्रुटि सीमा, त्रुटि सीमा, वो मैंने कहा कितनी है, 20% है। अब इसके लिए आपको क्या बनानी है, रंग संकेतन तैयार कीजिए। रंग संकेतन क्या होगा, क्या होगा ये हमें बताना है, काफी आसान काम है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले है देखिए, इसको हम एक अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में परिवर्तित करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 3 83, कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, तो लिख लिया मल्टीप्लाई 10 to the power 5, और साथ ही आगे इतना, तो ये हमारा क्या हो गया, ओम हो गया, प्लस माइनस कितना आ गया, 20%। तो इस चीज को, ऐसी चीज को आप पहले ऐसे में लिख लीजिए कि स्टार्टिंग के 2 अंक, सार्थक अंक आप 2 ही लोगे। हो सकता है यहां पर लिखा है 8 3 2 1 5 4 3 9, ऐसे भी लिखा हुआ हो, तो आपने पहले 2 ही सार्थक अंक लेने हैं। सार्थक अंक क्लास 11th के हम कह सकते हैं 2nd चैप्टर में, वहां पढ़िएगा, डिटेल में पढ़ाया है मैंने। तो वो सार्थक अंक पहले 2 लिखिए, बाकी जितने अंक हैं उनको 10 की घात के रूप में लिख लीजिए, बस ऐसा कर लीजिए। तो अब इसकी कलर कोडिंग क्या होगी, तो सबसे पहला रंग कौन सा आएगा, 8, फिर क्या है 3 के लिए, फिर अगला रंग कलर कोड किसका होगा, 5 का, और एक कलर कोड कितना होगा, इस 20% का, यही हमें बताना है। अब 20% के लिए तो कोई रंग नहीं होता, इसके लिए लिखते हैं वर्ण रहित,
वर्ण रहित यानी कि नो कलर, तो इसमें चौथी पट्टी तो नहीं होगी, फोर्थ पट्टी होगी नहीं, क्योंकि वो 20% है, कोई पट्टी नहीं है चौथी, तो सीधा पता चल गया आपको। अब समझिए पहला, दूसरा, तीसरा, 3 रंग हमें बताने हैं, तो अंक 8, 3, 5, इन तीनों के अंक हमें रंग समझने हैं। तो पिछले इसमें चले जाइए। पहला देखिए 8 कौन सा है, 8, फिर कौन सा 5, फिर कौन सा 3, इन तीनों के रंग समझने हैं। तो 8 का कौन सा है, ग्रे यानी कि स्लेटी, 5 का कौन सा है, ग्रीन, और 3 का कौन सा है, ऑरेंज। तो क्या होगा रंग, स्लेटी, हरा और नारंगी। रंग कौन कौन से हो जाएंगे, हमने कहा 8 का रंग कौन सा, स्लेटी, ये ध्यान रखिए, ये वाला है, फिर ये वाला है, ये तो इतना तो आप कर ही लेंगे, ये, और तीसरा ये वाला है, ये 3, तो स्लेटी, ग्रीन और नारंगी, इसी को लिखते हैं। तो पहला रंग क्या आ जाएगा, यहां पे लिखेंगे स्लेटी, ग्रीन यानी कि हरा, और तीसरा क्या हो गया, नारंगी, और इसका कोई कलर नहीं होगा। तो इसका अर्थ है अब मैं कार्बन संकेतन बनाऊं, इस तरीके से मैंने एक प्रतिरोध बना दिया, ये इसके वायर निकल गए, तो अब इसकी कितनी पट्टियां होंगी, केवल 3 पट्टियां होंगी। पहली पट्टी ये, दूसरी पट्टी ये, और तीसरी पट्टी ये पट्टियां हैं। ये इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, पहली पट्टी कौन सी होगी, ये वाली पट्टी, ये होगी स्लेटी। दूसरी पट्टी कौन सी होगी, ये वाली, ये हम लिख सकते हैं, ये होगी हरी। और तीसरी पट्टी ये वाली कौन सी होगी, ये होगी हमारी नारंगी, नारंगी, ये हो गई। और चौथी पट्टी इसमें है नहीं, तो इसका अर्थ है कि जो इसकी टॉलरेंस पावर है वो कितनी है, 20% है। तो इस प्रकार से नंबर को कलर कोडिंग में और कलर कोडिंग को नंबर में कैसे आप चेंज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बात समझा। तो आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, 1, 2, 3, 4। हाँ, बीजीआई गेमिंग कह रहे हैं सर अब समझ में आ गया है पूरा, बहुत अच्छी बात है, 1-2 प्रैक्टिस आप और करेंगे तो। हाँ, हिमांशु फौजदार कह रहे हैं अधिकतम 4 ही रंग हो सकते हैं, बस 4 ही हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 4 से ज्यादा बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको, 4 ही कलर मिलेंगे। और चौथा भी ऑप्शनल है, सुनहरा है तो 5% टॉलरेंस पावर, यदि सिल्वर है तो 10%, और कोई कलर नहीं है, चौथी पट्टी है ही नहीं, तो समझ जाना आप कि इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है, जो वर्णरहित है, तो इसका मतलब टॉलरेंस पावर कितनी है, 20%। अब देखिए नई नई बातें कर रहे हैं, आदित्य कह रहे हैं सर अगर 2 ही हो, अरे 2 ही हो तो 2 ही आगे की तो होगी, लेकिन 2 होती नहीं है, तीसरी जरूर होगी, क्योंकि वो 10 की घात को प्रदर्शित करेगी। ये 10 की घात कितनी होगी, यदि 0 हो गई, मान लो पहला रंग आपका कौन सा था, ब्लैक था, तो यदि यहां पर ब्लैक कलर आ गया तीसरी पट्टी में, तो इसकी घात कितनी होगी, 0। 10 की घात 0 मतलब हो गया 1, इसका मतलब हो गया ये मान कितना हो जाता, 83 हो जाता। यदि तीसरी पट्टी का रंग क्या हो जाता, हम कहते काला होता, तो 10 की घात कितनी हो जाती, 0 हो जाती। तो लेकिन 3 तो होंगी ही होंगी, ये ध्यान रखिए। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। हाँ, नईम सैफी भी कह रहे हैं सर क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो आपका ये एक बहुत अच्छा टॉपिक आज तैयार हो गया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कीजिएगा बुक से लेकर के, 1-2 बार कलर कोडिंग अपने मन से बनाइएगा, अपने साथ में किसी को रख लीजिए, ऐसी पट्टी बनाइए, बताओ पहली पट्टी, उसको कहो किस रंग की लेगा, दूसरी किस रंग की, तीसरी किस रंग की, फिर उसको अपने आप चेंज करो, फिर एक कोई नंबर ले लीजिए इसी तरीके का जैसे मैंने बताया, फिर उसको क्या करिए, कलर कोडिंग में चेंज कीजिए, 1-2 बार करिए, आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये हो गया होगा क्लियर। आज हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, टाइम 1 घंटे से ऊपर हो गया है, एक प्रश्न दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलते हैं, प्रश्न हमारे पास है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पुंज क्षेत्रफल दिया है 1.00 मिलीमीटर स्क्वायर, ये mm स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है,
किसी परिच्छेद के लंबवत, किसी परिच्छेद के लंबवत, किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड, और ये वैल्यू हमें दी है 6.0 गुणा 10 की घात 16, 6.0 गुणा 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, गुजरते हैं। तो इतना स्टेटमेंट दे दिया। ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा और पुंज में धारा घनत्व। तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा तथा पुंज में धारा घनत्व, ये दो चीजें आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। तो स्टार्टिंग के पोर्शन का प्रश्न था, क्योंकि वीडियोस में लास्ट में इतनी ज्यादा लेंथी हो जा रहे थे कि हमको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज हमने ये आपके सामने रखा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो एक एक प्रश्न को डेली सॉल्व कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट 1 2 3